ईरान का मिसाइल ताकत के बाद अब फिजाई ताकत को बढ़ाने का फैसला। JF-17 समेत दुनिया के किस किस मुल्क से लड़ाका तैयारे ईरानी एयरफोर्स का हिस्सा बन सकते हैं? तफसीली रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और बेल आइकॉन को ज़्यादा से ज़्यादा दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको आसानी से मुयस्सर हों। जज़ाकल्लाह। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और इस स्पेशल एनालिसिस में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, ईरान इसराइल जंग से दो चीज़ें निकलकर सामने आई हैं। 12 दिन की इस लड़ाई में एक तरफ तो ये साबित हुआ कि इसराइल के पास उसकी सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो उसकी एयरफोर्स है, जिसे वो 150 और 200 तैयारे ईरान के अंदर हमला करने के लिए भेजता है, अहम तरीन अहदाफ को हासिल करता है और उसे ये लगता है कि ईरान शायद अब अपने पांव पर खड़ा नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ ईरान की सबसे बड़ी ताकत जो है वो उसकी मिसाइल ताकत है, यानी उसकी मिसाइल ताकत के सामने इसराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम का तो अब खैर कोई नाम भी नहीं लेता, उससे ऊपर जो लगे हुए हैं डेविड स्लिंग, फिर उससे ऊपर जो है वो एरो 1, फिर एरो 2, ये चार मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी अगर मफलूज हुए और बेबस नजर आए तो ईरानी मिसाइल ताकत का एतराफ़ आज करना पड़ता है और करना पड़ रहा है पूरी दुनिया को, क्योंकि ईरान ने अपने एक बयान में कहा कि हमने तो दूसरी और तीसरी कैटेगरी के मिसाइल अभी इस्तेमाल किए हैं, A1 कैटेगरी तो इसमें शामिल ही नहीं है। और जाहिर है जब आप हाइपरसोनिक लेवल के मिसाइल इस्तेमाल करते हैं जो आवाज़ की रफ्तार से 6 गुना से तो शुरू होते हैं और फिर उसके बाद वो 24 गुना तक जाते हैं, यानी 6000 से लेकर के उनकी जो रफ्तार है वो स्टार्ट होती है और फिर 29,000 28,000 किलोमीटर फी घंटा के दरमियान में वो हमला करते हैं। तो उन्हें रोकने के लिए अगर आयरन डोम हो या दीगर उसके एयर डिफेंस सिस्टम थे इसराइल के, तो वो आखिर क्या करते जिनकी रफ्तार 3,000 से 4,000 किलोमीटर फी घंटा थी। अब यहाँ पे नाजरीन ये बात भी अहम है कि एक मिसाइल और एक रॉकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। भले ही कैमरे की आंख दोनों को बाज़ औक़ात एक जैसा ही दिखाती है, लेकिन वो 200-250 किलो की एक चीज़ होती है रॉकेट, और उसकी स्पीड शायद 1000-1200 किलोमीटर हो, 1500 किलोमीटर हो फी घंटा। लेकिन मिसाइल जब आपके ऊपर 15,000 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है तो फिर उसकी बात अलग होती है। उसमें अपना एक नेविगेशन सिस्टम होता है, वो रेडारों के साथ और एयर डिफेंस सिस्टम के साथ खेल खेलना भी जानता है। लिहाजा ईरान ने अपनी ताकत को मिसाइलों की सूरत में दुनिया को दिखाया। और अगर कहीं इसमें एक बात और सामने आई कि अगर कहीं ईरान के पास एक एयरफोर्स होती, एक ऐसी एयरफोर्स जो कि शायद इसराइल के बराबर की ना होती, उससे आधी ताकत ही होती उसमें, तो फिर नतीजा बहुत भयानक निकल सकता था इसराइल के लिए, क्योंकि इसराइल की मेन ताकत उसकी एयरफोर्स को अगर रास्ते में रुकावट पेश आती तो ऐसी सूरत में ईरानी मिसाइल फिर क्या करते। यानी एक तरफ अगर 200 तैयारे यहाँ बमबारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी अगर 70-80 तैयारे बमबारी करने जाते तो फिर शायद कुछ और ही इसका नतीजा होता, कुछ और ही नज़ारा देखने को मिलता। लेकिन यहाँ पे नाजरीन अब ईरान की दो बड़ी कमजोरियां सामने आई हैं। ठीक है, उसकी मिसाइल ताकत अपनी जगह पे, लेकिन दो बड़ी कमजोरियां जो आई हैं उसमें से सबसे बड़ी कमजोरी तो पहले ये थी कि उसकी इंटेलिजेंस को एक नाकामी का सामना करना पड़ा। दुश्मन उसके इलाके के अंदर आराम से रच बस गया और उसे पता तक नहीं चला। अहम तरीन अहदाफ भी इसराइल ने आसानी से हासिल किए। आला क़यादत को उसने एक एक करके चुन चुन कर मारा। और उसके अलावा यहाँ पे आप देखिए कि ईरान के अंदर गद्दारों की एक बड़ी तादाद भी एक्सपोज हुई। हालांकि ईरान अब बड़ी रफ्तार के साथ उसकी सफाई भी कर रहा है और काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि ये कमज़ोरी थी और इंटेलिजेंस एजेंसियों को इसका पता होना चाहिए था। लिहाजा इसमें तो ईरान अब बेहतरी ला रहा है, लेकिन दूसरी बड़ी कमज़ोरी
जिसे किसी सूरत आज की जदीद दुनिया में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, वो था ईरान के पास एक ताकतवर एयरफोर्स का ना होना। ये वो कमज़ोरी थी कि जिसके बारे में एक ताकतवर मुल्क, एक बड़े पैमाने पर बड़ी ताकतों को ललकारने वाला मुल्क सोच भी नहीं सकता कि उसके पास एयरफोर्स ना हो। लिहाजा अब ईरान ने इस एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाने के लिए और अपनी मिसाइल ताकत की तरह इसको भी तवाना बनाने के लिए कलीदी इक़दामात का आगाज़ जो है ऐसा लग रहा है कि ईरान करने जा रहा है और अहम तरीन फैसले हो सकते हैं। काफ़ी बड़े पैमाने पर ख़तरनाक और जदीद तरीन लड़ाका तैयारों को अब ईरान के एयरफोर्स में भी शायद आपको नज़र आए और आपको देखने को मिले। लेकिन इसमें कौन कौन से तैयारे हैं और किस किस मुल्क से होंगे और क्यों उसी मुल्क से ख़रीदने चाहिए, ईरान को इससे फ़ायदा क्या हो सकता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ईरान के लिए सबसे पहला जो कम्बिनेशन है वो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और J-10C का है, जो कि एक डेडलीस्ट कम्बिनेशन पाकिस्तान ने बना रखा है और उसने जो है अपनी कारकर्दगी भी दिखाई है। ईरान इस लड़ाका तैयारों के पैकेज को अपनी एयरफोर्स में शामिल कर सकता है और इसका फ़ायदा ईरान को ये होगा कि एक तो कीमत में ये कम है, दूसरा इनकी मेंटेनेंस का खर्चा भी कम है, तीसरा पाकिस्तान इसके अगेंस्ट जो ईरानी पायलट हैं उन्हें ट्रेन भी कर सकता है और मुस्तकबिल में किसी भी किस्म की आजमाइश की सूरत में पाकिस्तान चूँकि बॉर्डर जुड़ा हुआ है ईरान से, हर मुमकिन मदद भी ईरान को दे सकता है क्योंकि उसके साथ एक बिरादराना ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के भी, पाकिस्तानी आवाम के भी। इसके अलावा ये भी एक बड़ा फ़ायदा है कि इन दोनों तैयारों के सोर्स जो हैं वो एक नहीं है बल्कि दो हैं। यानी इसका सोर्स एक तो पाकिस्तान है, दूसरा इसका सोर्स चीन है। यानी अगर खुदा न खास्ता मुस्तकबिल में किसी भी वजह से पाकिस्तान इनमें से किसी एक तैयारे की सप्लाई ना कर सके या पाकिस्तान उसके किसी पुर्जे की या उसके किसी एवियोनिक्स की या उसके किसी आर्मामेंट के हवाले से डिले हो जाए या किसी भी वजह से उसमें खलल पैदा हो जाए तो फौरी तौर पर दूसरा सोर्स यानी कि चीन मौजूद है जिसमें इसी तैयारे के तमाम तर कंपोनेंट्स तैयार होते हैं। लिहाजा ईरान के लिए किसी भी सूरत में ना नहीं होगी। तीसरा और सबसे अहम तरीन फ़ायदा ये भी है नाजरीन के पाबंदियों से पाक ये लड़ाका तैयारे भरोसामंद हथियार बनकर ईरानी फ़िज़ाइया में मौजूद होंगे जो कि उसकी फ़िज़ाई ताकत का पता देंगे। इसके अलावा ये भी एक बड़ा फ़ायदा है कि जिस तरह पाकिस्तान अब 5th जनरेशन पर शिफ्ट हो रहा है और J-35 को पाकिस्तान में आप देखने जा रहे हैं बहुत जल्द, इसी तरह ईरान भी इन दो तैयारों को कुछ अरसा उड़ाने के बाद J-35 तैयारे पर जा सकता है और इस तरह पाकिस्तान की तरह ईरानी एयरफोर्स जो है वो भी फ़िज़ाई ताकत में एक जदीद फ़िज़ाई कुव्वत बनकर उभरेगी और ये दुनिया को नज़र भी आएगी जब उसकी एयरफोर्स में इस किस्म के तैयारे मौजूद होंगे और उन्हें एक बैकअप सपोर्ट पाकिस्तान जैसी दुनिया की 7वीं बड़ी एयरफोर्स दे रही होगी और फिर दुनिया की दूसरी बड़ी एयरफोर्स चीन भी इसमें शामिल हाल होगी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ईरान कहां पर जाकर खड़ा होगा। इसके अलावा नाजरीन एक ऑप्शन ये भी है कि Su-35 जिसका पहले ही कई साल पहले से ये बात चल रही थी कि रूस ईरान को देने वाला है, यहाँ तक कि Su-30 भी साथ में देने वाला है और उसमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी की जाएगी और वहाँ पर वो तैयारे तैयार भी होंगे। ये बात भी सुनने को मिली। लिहाजा वो भी एक बेहतरीन ऑप्शन है लेकिन उन तैयारों की कीमत ज़्यादा है। अगर Su-35 या Su-30 के बाद अगली मंजिल Su-57 हो सकती है ईरान की 5th जनरेशन में, Su-75 चेकमेट भी ईरान ख़रीद सकता है कल को 5th जनरेशन की कैटेगरी में। लेकिन हमें ये देखना होगा कि एक तो कीमत ज़्यादा है, दूसरा उसमें भी ये सहूलत मौजूद है कि ट्रेनिंग और तरबियत रूसी एयरफोर्स जो है वो ईरान को देगी
और ये भी हो सकता है कि उसके मेंटेनेंस और दीगर मामलात पर भी पूरा एक जो है सहूलत फराहम की जाए। और ये भी हो सकता है कि नाजरीन मुश्किल हालात में उसे सप्लाई भी दी जाए। लेकिन अगर रूस कहीं जंग लड़ता है जैसा कि आजकल वो लड़ रहा है, तो ऐसी सूरत में फिर ये वाहिद सोर्स होगा, और अगर इससे एक चीज़ की सप्लाई नहीं होती या वो तात्तुल का शिकार हो जाती है तो आपके पास दूसरी ऑप्शन नहीं रहती। जैसा कि आप भारत की मिसाल है, भारत के पास एक बड़े पैमाने पर जो फ्लीट मौजूद है Su-30 की, MiG-29 की, उसके बहुत से पुर्जाजात रूस से भी आते हैं। लेकिन रूस चूंकि इस वक्त जंग लड़ रहा है तो बहुत सी चीज़ें तात्तुल का शिकार है। लेकिन चूंकि भारत बहुत अरसा पहले ही अपनी एयरफोर्स को मजबूत बना चुका है और इन तैयारों को बड़ी तादाद में शामिल कर चुका है Su-30 MKI के नाम से, उसके मुल्क में भी तैयार हो रहे हैं। लिहाजा ईरान चूंकि असर-ए-नौ एक एयरफोर्स को खड़ा करने जा रहा है, लिहाजा उसके लिए मामला अलग होगा, उसे रिलायबल सोर्स जो है उसकी तरफ ही जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे नाजरीन दो अहम तरीन सवाल भी खड़े होते हैं। पहला तो ये कि ऐसा बहुत दफा हो चुका है कि ईरानी सरजमीन से ईरानी लड़ाका तैयारों को उड़ा करके उसी के अपने पायलट जो हैं वो फरार भी हुए हैं। लिहाजा बहुत से ममालिक को ये टेंशन भी होती थी ईरान को जदीद लड़ाका तैयारा बेचने से पहले कि कहीं ये जो टेक्नोलॉजी है ये किसी और के हाथ में ना चली जाए। यकीनन ये परेशानी पाकिस्तान को भी होगी, चीन को भी होगी, रूस को भी होगी। लिहाजा अगेन वही बात आती है कि ईरान को अपने अंदर से गद्दारों का सफाया करना होगा, एक स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस खड़ी करनी होगी जिससे कि वो अपने अहम तरीन दिफाई असासाजात की हिफाजत बखूबी कर सके। तभी दुनिया इस तरह की हाई सोफिस्टिकेटेड जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो उनके स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार हैं या एयरक्राफ्ट्स हैं, उन्हें ईरान के हवाले करने में एतमाद महसूस करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन ये भी एक पहलू देखा जा रहा है कि हो सकता है, ये भी मुमकिन है कि जैसा कई मुबस्सिरीन बयान कर चुके हैं कि रूसी Su-35 और JF-17 ब्लॉक 3 जो है इसका एक कम्बिनेशन जो है वो ईरान अपनी एयरफोर्स को फराहम करे, यानी दोनों ही तैयारों को ख़रीद ले और शायद J-10C के भी कुछ स्क्वाड्रन ले ले और इससे वो एक मिक्स कायम करे चीनी, पाकिस्तानी और रूसी टेक्नोलॉजी का। तो ये भी एक ऑप्शन ज़ेरे गौर हो सकती है। मुझे नहीं मालूम कि ईरान अब किस तरफ जाएगा और किस ऑप्शन को ज़्यादा अपने लिए बेहतर तस्वुर करेगा। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ईरान को ज़्यादा सूट कौन से तैयारे करते हैं, ज़्यादा उसके लिए बेहतर और सबसे आसान ऑप्शन कौन सी है जो मुस्तकबिल के हवाले से भी मुफीद साबित हो और उसकी एयरफोर्स को सही मानों में ताकतवर बना सके। इसके अलावा नाजरीन मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अपनी कीमती राय के अलावा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे करने में हमारी मदद कीजिए। और हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका आप लिंक डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं और यहाँ आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है, इसे ज़रूर विज़िट कीजिए क्योंकि यहाँ पर हम आपकी सजेशंस का जवाब देते हैं, आपके सवालों का, आपकी आरा का हम जवाब देते हैं। आप जो पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बसा औकात उसे डिटेल में बयान करना वहाँ पर मुमकिन नहीं होता, तो हम अपनी ऑडियंस की बड़ी केयर करते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं और उनकी कही हुई बात को उनके नाम और शहर के नाम के साथ हम अपनी वीडियो का हिस्सा भी बनाते हैं और उस पर भी उन्हें जवाब देते हैं। अपना और गिरदो नवाह के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।